मोलरिटी की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एम मोलरिटी को कहते हैं, मोलरिटी 2.05 है। बाबू तुमसे मोलरिटी पूछ रहा है कि भाई मोलरिटी बता दो क्या होगा। छोटू याद करो मैंने बोला था कि जितना मोलरिटी होता है उतना ही मोल होता है। अगर मान लो कि मोलरिटी 10 है तो मोल 10 होगा, मोलरिटी 5 है तो मोल 5 होगा। जितना मोलरिटी होगा उसी के नंबर के बराबर मोल होगा। तो आप बताओ मोलरिटी 2.05 है, तो मैंने एक टर्म आपको बताया था, याद हो शायद से आपको, मोलरिटी जितना होता है उसी के नंबर के बराबर मोल होता है, लेकिन वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर होता है। ये टर्म मैंने आपको बताया था। अब आप कॉमन सेंस यहां पे लगाओ कि मोलरिटी आपको दे दिया है 2.05, तो जितना मोलरिटी होगा उसी के नंबर के बराबर मोल होगा। तो बताओ बाबू मोल कितना कहेंगे। मोलरिटी अगर 2.05 है तो मोल भी 2.05 होगा। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर होगा। जैसा कि हमें पता है कि 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml कर दिए। ml बोलो सीसी बोलो, बात सेम होता है। अब देखो जरा हमें निकालना क्या है, पहले ये देखते हैं, हम लोग फोकस करते हैं निकालने पे। निकालना क्या है, हमें मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी को मैंने आपको बताया था स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, मोलरिटी होगा मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट केजी में। छोटू देखो मोल तो निकल गया है, मोल कितना है 2.05 और सॉल्वेंट केजी में देना है। जिसका आइडिया नहीं है तो इसे छोड़ दो, इसे मैंने इक्वेशन 1 माना। अब देखो जैसा कि आप देख रहे हो सॉल्वेंट आपको केजी में देना है, हमको चाहिए सॉल्वेंट, जबकि दिया हुआ है मास चाहिए, मास सॉल्वेंट का। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। हमें मास सॉल्वेंट का चाहिए जबकि यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ आपकी, वॉल्यूम और डेंसिटी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम है और यहाँ डेंसिटी है, दोनों के हेल्प से मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई में वॉल्यूम। तो वो मास का फॉर्मूला होगा D इंटू वी। यार देखो डेंसिटी कितना दे दिया है बाबू, डेंसिटी दिया है 1.02 ग्राम पर ml। अब वॉल्यूम कितना दे दिया छोटू, जरा ध्यान से देखो 1000 ml। बाबू ml से ml कैंसिल आउट कर दो। जैसे ही कैंसिल करोगे तो यहां से तुमको मास सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। सर सॉल्यूशन क्यों कह रहे हो, अरे बाबू डेंसिटी ले रहे हो सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ले रहे हो सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका पता चलेगा, सॉल्यूशन का पता चलेगा। तो मास सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। मास सॉल्यूशन का बात करें तो 1020 ग्राम होगा। अगर हमने इतना कर लिया है तो फिर जरा ध्यान से आप आगे की ओर समझो। देखो बाबू यहां से सॉल्यूशन का मास, लेकिन हमें चाहिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि सॉल्वेंट लिखा जाता है सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट से। आराम से चलो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। आपको जितना मोलरिटी दिया जाए उतना ही मोल होता है। मोलरिटी कितना है 2.05, तो मोल भी हो जाएगा 2.05, लेकिन वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1000 ml होगा। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, मोलरिटी निकालना है, मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल तो हो गया, जितना मोलरिटी उतना मोल। सॉल्वेंट देना है, सॉल्वेंट का मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है। डेंसिटी और वॉल्यूम के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का मास। अब देखो बाबू जब सॉल्यूशन का मास हो गया है तो हमें चाहिए सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का तो मास हमें पता है कितना है 1020, सॉल्यूट का मास का पता नहीं। तो चलो मास निकाल लेते हैं। सॉल्यूट का मोल देख लो कितना दिया हुआ है, मोल है 2.05। तो मोल दिया है तो मास नहीं निकाल दोगे। मास का फॉर्मूला क्या होगा, अब जैसे कि जानते हो, आप पढ़े हो, मोल का फॉर्मूला होता है मास बटा मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मास बटा मोलर मास भी कहते हैं। रफली हम लोग बोलेंगे मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो मास क्या लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। बाबू देखो मोल कितना दे दिया है 2.05। मॉलिक्यूलर वेट आपको एसिटिक एसिड है CH3COOH को एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आ जाएगा 60। 60 जैसे ही करोगे तो आप इसको गुना कर दो, आपको वैल्यू पता चल जाएगा। 2.05 को 60 से मल्टीप्लाई करो। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो बोल रहे हैं उस बात को समझिए। 2.05, अभी यहाँ पे हम लोग को गुना भाग नहीं सीखना है, यहाँ पे तो फास्टली बना के निकलना है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हटाना है। तो यहाँ हो गया ये सॉल्यूट का मास हो गया 123।
अब देखो सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूट का मास माइनस कर देते हैं। आप इसको यहाँ पे फिर से लिख लो, सॉल्वेंट बराबर क्या लिखोगे आप 1020 माइनस सॉल्यूट का मास कितना है 123, इसमें से माइनस कर दो, कितना कर दोगे 1020 माइनस करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 897, ये ग्राम में आएगा। जबकि आपको पता है मोलैलिटी में सॉल्वेंट किस यूनिट में देना होता है, केजी में देना होता है। तो केजी में बदलने के लिए आप क्या करोगे 897 को 1000 से डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये केजी में चेंज हो जाएगा। फिर से मैं इक्वेशन फर्स्ट से चल रहा हूं, फ्रॉम 1 से अगर हम लोग चले तो फ्रॉम 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 से लिखेंगे मोलैलिटी जो है हमारे पास 2.05 बाई में सॉल्वेंट केजी में, ध्यान से लोग 2.05 सॉल्वेंट केजी में क्या लिखेंगे 897 और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा और 2 में 1 पॉइंट समथिंग से गुना करोगे तो 2 से हल्का वैल्यू ज्यादा ही होगा। अब 2 से ज्यादा वाला वैल्यू क्या होगा, 2 से ज्यादा वाला वैल्यू आपका 2.28 हो जाएगा। वैसे आप गुना भी करके देख सकते हो, देख लो, हम बता भी दे रहे हैं आपको गुना करके। ये वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हो 2.05 को आपने क्या किया कि गुना कर दिया है और डिवाइड कर रहे हैं 897 से कर रहे हैं, देखो वैल्यू आ गया ना 2.28। आप तो यहां से भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, 897 है, इसको 1000 को 897 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग, 2 में 1 पॉइंट समथिंग से गुना करेंगे 2 से हल्का सा ज्यादा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, तो सी आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, वो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलिए। बार मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना ही बिल्ड होगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को क्वेश्चन पे वर्क करना है, खूब क्वेश्चन लगाइए, जितना क्वेश्चन लगाइएगा दिमाग मतलब कि कैसे उतना ही शार्पनेस आएगा आपके अंदर। देखो बाबू क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी ऑफ 2.05 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, द मोलैलिटी इज, एक एक करके चलते यार। डेंसिटी दे दिया 1.02 ग्राम पर ml, मोलैलिटी दे दिया 2.05। अब एक बात बताओ बाबू, मोलैलिटी निकालना, मैंने क्या बोला था, जितना मोलैलिटी होता है उसी के नंबर के बराबर मोल होता है। मोलैलिटी अगर 2.05 है तो मोल भी 2.05 होगा, और वॉल्यूम ये फिक्स होता है, ये डाटा तो बैठा लीजिए। अगर मोलैरिटी x है तो मोल x होगा, मोलैरिटी 10 है तो मोल 10 होगा, मोलैरिटी 5 है तो मोल 5 होगा, लेकिन वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर। तो देखो मोलैरिटी अगर 2.05 है तो हम लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे कि मोल 2.05 होगा और वॉल्यूम सॉल्यूशन का बाबू 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml होगा। अब बताओ यहां से हमें मोल का पता चल गया, हमें निकालना है मोलैरिटी मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल की जगह डाल दिए 2.05, मास सॉल्वेंट का पता नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का 1000, डेंसिटी दिया है, डेंसिटी वॉल्यूम से सॉल्यूशन का मास पता चल गया, कितना मास पता चला 1020 पता चला। मास जैसे सॉल्यूशन का पता चल गया तो सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट के हेल्प से। सॉल्यूट का मोल है, मास नहीं है, तो मोल को मास में बदल दो, आ गया 123, तो इसको माइनस कर दोगे तो 897 ग्राम मास आ गया। इसको ग्राम को केजी में बदलना होगा क्योंकि मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट केजी यूनिट में चाहिए, 1000 से डिवाइड कर दी, जैसे गुना भाग किए तो ये वैल्यू आ गया 2.28 ग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन को देखिए। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बाबू। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपका AIEEE 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, two solution of a substance non-electrolyte
are mixed in the following manner. 480 ml of 1.5 m first solution plus 520 ml of 1.2 m second solution. What is the molarity of final solution? What is the molarity of फाइनल सॉल्यूशन? बोल रहा फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए में 1.2, बी में 1.5, सी में 1.344, डी में 2.7. देखो बाबू ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, बोल रहा है कि कैसे बताइए क्या. बाबू जरा ध्यान से याद रखना कि जब भी मिक्सिंग का क्वेश्चन हो, तो मिक्सिंग वाला में नेट मोलरिटी का फॉर्मूला होता है एम नेट का. वो क्या होता है? M1V1 प्लस M2V2 बाई में V नेट. ध्यान से समझिएगा क्या मैंने बोला कि जब भी मिक्सिंग का क्वेश्चन हो तो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में नेट वॉल्यूम का, नेट मोलरिटी का फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2 बाई में V नेट. ये कब लगाना है? मिक्सिंग वाले क्वेश्चन. और मिक्सिंग का क्वेश्चन कब होगा? जब मिनिमम 1 आयन सेम होगा. मिनिमम 1 आयन सेम होगा, क्योंकि अगर रिएक्टिंग नेचर का होगा, एसिड बेस होगा तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा. लेकिन जब मिक्सिंग का क्वेश्चन नॉन इलेक्ट्रोलाइट मिक्स, सिंपल सी बात है, टूट ही नहीं रहा है तो रिएक्शन तो होगा नहीं. और मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा नेट मोलरिटी निकालने का फंडा क्या होता है? M1V1 प्लस M2V2 बाई में V नेट. एक बात और समझना बाबू, जो मोलरिटी मिक्सचर का होगा, मोलरिटी जो मिक्सचर का होगा, मिक्सचर का जो मोलरिटी होगा, मिक्सचर वाले का मोलरिटी जो होगा, वो मोलरिटी मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होगा. मोलरिटी मैक्सिमम से कम होगा. ये तो नॉर्मल सा रूल है बाबू. जब भी मिक्सचर का मोलरिटी का बात करना है तो देख लेना ऑप्शन में, अगर किस्मत साथ दिया तो काम भी हो जाएगा. जब भी मोलरिटी मिक्सचर का निकालना है तो याद रखना मोलरिटी, दो मोलरिटी तो होगा मिक्सिंग वाला में, एक मिनिमम मोलरिटी होगा, एक मैक्सिमम. मिक्सचर का मोलरिटी मिनिमम वाले से बड़ा होगा और मैक्सिमम वाले से छोटा होगा. पहले तो ये बात को बैठा लो. और अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप दोनों से सेम ही आएगा. बस एक टर्म बस समझा दिए हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होता है, वो मोलरिटी मिनिमम वाले से बड़ा और मैक्सिमम वाले से छोटा होता है. तो आप जरा ध्यान से देखो, हमारे पास दो मोलरिटी दिया हुआ है. कितना कितना मोलरिटी है? सो देखो, आपको बोल रहा है कि दो सॉल्यूशन तैयार कर दिया है, 480 ऑफ 1.5 m एंड 520 ऑफ 1.2 m. छोटू जरा ध्यान से देखना, अगर मैं मोलरिटी 1 की बात करूं तो ये है 1.5, मोलरिटी 2 की बात करूं तो ये है 1.2. तो बताओ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी, ध्यान से देखो क्या होगा. रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी 1.2 से, अरे यार दो मोलरिटी दिया हुआ है ना, ये देखो ये मोलरिटी क्या है? ये मोलरिटी मिनिमम है. और ये मोलरिटी कैसा है? ये मोलरिटी मैक्सिमम है. तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा होगा. मतलब 1.2 से तो बड़ा होगा, 1.5 से छोटा होगा. 1.2 से बड़ा तो ये ए ऑप्शन तो होगा नहीं. 1.5 से छोटा तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं. अब 1.5 से छोटा तो 2.7 तो होगा नहीं. ऑप्शन सी हो जाएगा. ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी बहु ये कहीं भी आप नॉर्मल लॉजिक लगा सकते हो, जब भी कभी भी एवरेज जो नेट रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम वाले से, मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा. देखो कैसे कट करते चलेगा. मिनिमम से तो बड़ा चाहिए था तो 1.2 तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम से छोटा तो 1.5 हो नहीं सकता. और जब 1.5 नहीं हुआ तो 2.7 तो ऐसे भी नहीं होगा. तो बताओ 1.34, 1.5 और 1.2 के बीच में लाई कर रहा है, ये हो जाएगा. सर ऐसे नहीं आया तो ऐसे लगा दो. एम नेट बराबर M1V1
M2V2 बाई में V नेट। कोई जरूरत नहीं है इसमें वॉल्यूम को लीटर में बदलने का, क्योंकि ऊपर में भी ml नीचे भी ml सेम यूनिट है, आसानी से आप बना सकते हो। बताओ M1 कितना दिया होगा? M1 देख लो 1.5 है, V1 कितना दिया 480, M2 कितना है 1.2 है, और V2 कितना है 520 है। अब भाई में V नेट क्या कर लोगे, 480 प्लस 520 गुना भाग करोगे तो आपको वैल्यू वही आएगा जो मैंने अभी बोला है, 1.344 आएगा। तो फिर से मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं, जब भी मिक्सिंग का क्वेश्चन हो तो मिक्सिंग के क्वेश्चन में कैसे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, एम नेट मोलरिटी मिक्सचर का बाबू कैसे निकालेंगे, M1V1 प्लस M2V2, M1V1 प्लस M2V2 बाय में V नेट। दूसरे कॉन्सेप्ट भाई आप बोल सकते हो कि मिनिमम मोलरिटी से बड़ा होगा और मैक्सिमम मोलरिटी से छोटा होगा, जो मिक्सचर का मोलरिटी होगा। और उसके बेसिस पे कैसे हमने सोचा, देखो मोलरिटी हमारे पास दो है, एक मोलरिटी का वैल्यू 1.5 है और दूसरे मोलरिटी का वैल्यू 1.2। मैक्सिमम वाला ये है, मिनिमम वाला ये। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी 1.2 से बड़ा होगा, 1.5 से छोटा होगा। 1.2 से बड़ा तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 1.5 से छोटा तो ये नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ये मेथड से भी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बाबू जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है AIEEE 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AIEEE 2004, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू न्यूट्रलाइज completely 20 ml of 0.1 m aqueous solution of phosphorus acid। क्या बोल रहा है, aqueous solution of phosphorus acid, जिसका फॉर्मूला दे दिया है H3PO3। the volume of 0.1 m aqueous KOH solution required is ऑप्शन ए में 10 ml, बी में 20 ml, सी में 40 ml और डी में 60 ml। देखो यार ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनना, जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन होगा तो याद रखिएगा N1V1 एसिड का बराबर होगा N2V2 बेस का। ये न्यूट्रलाइजेशन वाले में लगता है। एक फंडा और समझो, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते चलना है। एन बाबू नॉर्मेलिटी को कहते हैं, एन किसको कहते हैं, नॉर्मेलिटी को कहते हैं। एन स्टैंड फॉर नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी के टर्म में नॉर्मेलिटी को क्या लिखेंगे, अगर मान लो कि हमें मोलरिटी दिया है और हमें चाहिए नॉर्मेलिटी, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। अब जरा एक बात समझो, एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ H प्लस आयन होता है। अब वो H प्लस आयन, कौन सा H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड H प्लस है। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला H3PO4, मैंने लिया H3PO3, मैंने लिया H3PO2, तो देखो यहां पे एन फैक्टर अगर बोले तो H3PO4 के केस में एन फैक्टर होता है 3, इस केस में एन फैक्टर होता है आपका 2, इस केस में एन फैक्टर होता है आपका 1।
ऐसा तो दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, तो उस अनुसार 3 बोल देना चाहिए था, लेकिन नंबर ऑफ H प्लस आयन कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन उसको कहते हैं एन फैक्टर। H प्लस आयन कनेक्टेड विथ किससे? ऑक्सीजन। आप देखो इसमें इस केस को बैठा लो, पहले दिमाग में बैठा लो H3PO4 के लिए, ऐसे तो 3 3 3 दिख रहा है, तो सब में हो जाना चाहिए था, कितना एन फैक्टर 3 3 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है। और बेस के लिए बाबू कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस के लिए सीधा नंबर ऑफ OH माइनस बराबर एन फैक्टर बोल देंगे। चलो छोटू, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टू न्यूट्रलाइज, जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाओगे? N1V1 बराबर N2V2। देखो कह रहा है टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 m aqueous solution of phosphorus acid, the volume of 0.1 mole m QH is। बहु पहले ये बताओ हम क्या लिखे? NB किसका? H3PO4 PO4 है 3F। और उसी तरीके से नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम किसका? KH का। क्या हम नॉर्मलिटी चाहिए, दिया है मोलरिटी, तो क्या नॉर्मलिटी को लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम? इसको भी लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ये किसके लिए? KOH के लिए। ये किसके लिए? H3PO2 के लिए, PO3 के लिए। चलो वो मोलरिटी जरा ध्यान से देख लो। कह रहा है कि 20 ml ऑफ 0.2 m फॉस्फोरस एसिड, मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम आपको एन फैक्टर बताओ कितना? H3PO3 में देखो एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है, 2 डाल दो। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना लिखोगे? 20 ml, तो 20 ml डाल दो। मोलरिटी बताओ KOH के लिए, KOH के लिए मोलरिटी बता दो कितना है? मोलरिटी 0.1 है। कितना OH है? 1 है, तो एन फैक्टर 1। वॉल्यूम निकालना, निकाल दो, 0.1 से 0.1 काट दो, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 40 ml। अरे बाबू ये ml में, तो अगला भी तो ml में ही होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल दूं, जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो तो न्यूट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चन में एकदम बैठा लीजिए कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो तो N1V1 बराबर N2V2 कर दीजिएगा। और अगर मोलरिटी रहे तो और बनाना नहीं है, नॉर्मलिटी की जगह लिख सकते हैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, वो नॉर्मलिटी में चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका EEE 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है बाबू फिर से AIEEE 2004 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बाबू 2004 का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 6.02 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml of its solution. The concentration of यूरिया इज, ऑप्शन ए में 0.001 m, बी में 0.01 m, सी में 0.02 m, डी में 0.1 m। देखो वो ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन कैपिटल एम बोल रहा है, ऑप्शन में देख लो कैपिटल एम है। कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? मोल, क्या बोला है मैंने? मोल बाय में वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर। यार देखो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को मोल में कैसे बदलोगे? मोल का फॉर्मूला होता है पार्टिकल बाय में एन। पार्टिकल बाय में क्या कर देंगे? एन। पार्टिकल देख लो कितना है? 6.02 10 के पावर 20। एन की जगह डाल दो 6.02 10 के पावर 23। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, ये वाला हो जाएगा 10 के पावर -3। ये मोल हो गया। वॉल्यूम चूंकि हमें चाहिए लीटर में और है वॉल्यूम ml में, तो लीटर में बदलने के लिए 100 को 1000 से डिवाइड कर दो।
हो जाएगा 1/10 लीटर। अब बताओ, आपको मोलरिटी के लिए मोल चाहिए था जो कि 10 का पावर -3 है, वॉल्यूम चाहिए था 1/10 है, ये हो जाएगा 10 का पावर -3 इंटू 10, मतलब हो जाएगा 10 का पावर -2। 10 का पावर -2 का मतलब बाबू सिंपल सी बात होगा 0.01 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, देखो बाबू मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 100 ml वॉल्यूम कह रहा है, आपसे बोल रहा है मोलरिटी आपको बताना है। मोलरिटी के लिए आपको जैसा कि पता है फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, मोल बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल डालना था, मोल हमने इसे पार्टिकल को Na से डिवाइड करके मोल में चेंज कर लिया है। वॉल्यूम आपको चाहिए 100 ml है, 1000 से डिवाइड करके वॉल्यूम आ गया लीटर में। मोलरिटी के लिए क्या करना है, मोल बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल है 10 का पावर -3, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 1/10, यहां से आ जाएगा बाबू 0.01, ये आपका आ जाएगा मोलरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से अच्छा से सारे क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिखो। अब बाबू देखो, इतना अगर आप कर लेते हो तो नीट का एग्जाम आ ही रहा है, वो बोलने की चीज नहीं है, आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है ना। ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ जितना बता रहे हैं उतना को अगर आप सही से कर लेते हो तो फिर छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अभी ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि प्रॉपरली हम लोग प्रीवियस ईयर पे वर्क कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम है नहीं, तो जितना भी बता रहे हैं उसको आप प्रॉपर वे में कर लेते हो तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। चलिए जरा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है बाबू AI-EEE 2003, AI-EEE 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 25 ml of a solution of barium hydroxide BaOH whole twice, ठीक है ना, on titration with 0.1 molar solution of HCl gave a liter value of 35 ml. The molarity of barium hydroxide is, the molarity of barium hydroxide is, बाबू ये कह रहा है, ऑप्शन दे दिया आपको 0.07, 0.14, 0.28, 0.35। अब ये मत बोल देना कि सर अगर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो वो खुद ही बोल देगा कि न्यूट्रलाइजेशन है, तब लगा देना N1V1 बराबर N2V2। लेकिन बाबू जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है 25 ml सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl गिव अ लीटर ऑफ 35 ml। मान लो कि कैसे हमारे पास अगर सपोज करो कि एक बीकर है, इसमें इस बीकर में हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaOH है, जिसका वॉल्यूम आपको कह रहा है 25 ml है। जब बोल रहा है कि HCl को मिला रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम बताइए कि कितना मोलरिटी होगा जिससे कि वॉल्यूम कितना हो जाए 35 ml। आपको नहीं लग रहा है कि 25 से 35 चला गया, डाइल्यूशन का केस हो गया, वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आ गया। और डाइल्यूशन के केस में जब भी बात डाइल्यूशन की हो तो डाइल्यूशन के केस में हम लोग लगाते हैं M1V1 बराबर M2V2। N1V1 मत लगा दीजिएगा, फिर आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, लगा दो न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला N1V1 बराबर N2V2। नहीं बाबू, गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने ऐसा लगाया तो। न्यूट्रलाइजेशन होता तो खुल के बोल देता, बोल रहा है 25 ml सॉल्यूशन को कितना वॉल्यूम में ले जाना है 35 ml में, बोल रहा है 25 ml सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑन टाइट्रेशन विद 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl टू गिव अ लीटर ऑफ अ वैल्यू 35 ml। बोल रहा है कि कैसे इसमें टाइट्रेट करके वॉल्यूम कितना ले गया 35, पहले 25 था, अब वॉल्यूम बढ़ गया मतलब डाइल्यूशन का केस है। बोल रहा है मोलरिटी बता दीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, क्या लगाना है M1V1 बराबर M2V2। चलो यार, एम भी किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का।
एम भी किसका, HCl का। सर N1V1 बराबर N2V2 क्यों नहीं किए बाबू? अगर जब भी न्यूट्रलाइजेशन वर्ड लगा दे तो वो वर्ड लगा सकते हो। यहां देखो बोला 25 ml के वॉल्यूम को कहां पे लेके चला गया, 35 ml। बताओ वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट कब होगा? वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट तभी होगा जब डाइल्यूशन किया जाए। और डाइल्यूशन के लिए हम लोग पढ़े हैं M1V1 बराबर M2V2। नहीं भी पढ़े हो यहाँ पे ध्यान से देख लो फॉर्मूला डाइल्यूशन के लिए, M1V1 बराबर M2V2। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, मोलरिटी बेरियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, वॉल्यूम 25 ml है, छोड़ दीजिए। मोलरिटी HCl का 1 दिया है, 1 दिया 0.1 है, 0.1 डाल दीजिए। और HCl का वॉल्यूम कितना है, 35 डाल दीजिए। तो मोलरिटी की जगह 0.1 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 25 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां से आपको वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैं बता भी दे रहा हूं कितना आएगा गुना करके, देखिएगा जरा ध्यान से। आप क्या कर रहे हो कि 0.1 को गुना कर दो 35 से और फिर इसको डिवाइड कर दो 25 से, तो ये आ जाएगा 0.14। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए वैसे ही फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बाबू ये जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छा से समझना है। जेईई मेन 2020 क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम in ml of 0.1 NaOH required to neutralize 10 ml of 0.1 and phosphenic acid is। देखो बाबू ये आपका जेईई मेन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो तो सिंपल लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, N1V1 बराबर N2V2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये NaOH का है, इसकी बात करूं तो ये फॉस्फेनिक एसिड का है। बस अब करना कुछ नहीं है, वैल्यू डालते चले जाना है। आप देखो वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। देखो यहाँ पे NaOH का नॉर्मलिटी 0.1 है, मोलरिटी दिया नहीं है कि दिमाग लगाना है, नॉर्मलिटी दिया है। नॉर्मलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, 0.1 दिया हुआ है। वॉल्यूम हमें निकालना है, N2 देख लो इसका कितना है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम दे दिया है 10 और नॉर्मलिटी है 0.1। बाबू ये 0.1 से 0.1 काट दो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। तो ये अब आइए थोड़ा सा नीट का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाबू पहला क्वेश्चन है, ये नीट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से छोड़ो लोग। कब का है क्वेश्चन, क्वेश्चन है नीट 2017। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन ए में कह रहा है मोलरिटी, बी में कह रहा है मोलरिटी, सी में कह रहा है मोल फ्रैक्शन और डी में कह रहा है परसेंटेज वेट बाय वेट। छोटू मैंने आपको बताया था बाबू लोग कि जिस टर्म में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होगा मोल बटा में वॉल्यूम। चूंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, चूंकि क्या आ रहा है, वॉल्यूम प्रेजेंट है तो इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जबकि देखो मोलरिटी को लिखोगे तो मोल बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केस वॉल्यूम नहीं है। मोल फ्रैक्शन लिखोगे पार्टिकुलर मोल बाय में टोटल मोल, वॉल्यूम नहीं है।
परसेंटेज वेट बाई वेट में भी वॉल्यूम नहीं है, तो जिस टर्म में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका AIPMT 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा, AIPMT 2015 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m aqueous solution। ऑप्शन ए में 0.177, बी में 1.77, सी में 0.0354, डी में 0.0177। देखो यार ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दे दिया है और तुमसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन बताइए 1 m का क्या होगा। और देखो सिंपल सा लॉजिक है कि मोलैलिटी का मैंने रिलेशन बताया था, मोलैलिटी का रिलेशन बताया है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इनटू 1000 बाय में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट। बस छोटी ध्यान से देख लो बाबू, बस मोलैलिटी दिया हुआ है, कितना मोलैलिटी दिया है 1, तो मोलैलिटी के जगह 1 बैठा दो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट हमें निकालना है, एज इट इज छोड़ दो, इंटू 1000 का 1000 कर दो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का सॉल्यूट छोड़ दो। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो इसको 18 से। अब देखो आप जैसे ही गुणाभाग करोगे यहां पे आ जाएगा ये आपका 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, 1000 को 18 से डिवाइड कर दोगे तो 55.5 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इंटू 55.5। तो जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस, ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 55.5, यानी कि ये हो जाएगा, जरा ध्यान से देख लीजिए, 56.5 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर 1। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर लिखेंगे 1 बाई में 56.5, आप बस डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। 1 को किससे डिवाइड करना है, 56.5 से डिवाइड करना है। देखो बाबू 1 को डिवाइड कर रहे हो 56.5 से, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.017, 0.017, फिर है 69 है, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए वैसे ही फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 1 m कह रहा था, मोलैलिटी देके मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इनटू 1000 बाय में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट, किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं। सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है, तो एक्वस का मतलब हो गया वाटर, जिसका 18 डाल दिए और वैल्यू निकालिए, यहां से आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं उस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में है वो AIPMT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट, ऐसा बोलो सॉरी, concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass, and the density of 1.8 gram per ml, volume of acid required to make 1 liter of 0.1
1mH2SO4 is ऑप्शन ए में 11.1 ml, बी में 16.65 ml, सी में 22.2 ml, डी में 5.55 ml। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% H2SO4 by mass and the density 1.8 gram per ml, volume of acid required to make। बहुत देखो बोला कितना, मतलब ये कैसे वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है, डाइल्यूशन का केस आ रहा है, और जब भी डाइल्यूशन का केस हो तो फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर M2V2। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, M1V1 पहले एसिड का आपको वेट दे दिया 98% वेट बाय वेट और 1.8 डेंसिटी दे दिया, तो बताओ यहां से मोलरिटी को लिख सकते हैं 10dx बाय mw। फिर से समझना ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर बाय मास मतलब वेट बाय वेट और डेंसिटी दिया रहे तो मोलरिटी का ये फॉर्मूला होता है, v का तो v छोड़ दो, M2V2। चलो अब जरा ध्यान से सुनते चलना, 10 का 10 छोड़ो, d डेंसिटी 1.8 कर दो, x का मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट 98 कर दो। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1 into 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 into 4, यानी कि 64 प्लस 32, 96 प्लस 2 98, ये हो जाएगा 98 V1। देखो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू 1 लीटर ऑफ, ये तो V निकालना है, M2 बता दो यार, M2 कितना है 0.1, V2 कितना है आपका 1 लीटर। ये 98 से 98 को कैंसिल आउट कर दो, जैसे ही 98 से 98 कैंसिल आउट करोगे तो V बराबर हो जाएगा 0.1 बाई में 18। लेकिन बाबू हमें चाहिए वॉल्यूम लीटर में, ml में चाहिए, तो ये लीटर में, लीटर को ml में बदलने के लिए 0.1 को 1000 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 100 बाई में 18, कैंसिल आउट करके ये हो जाएगा 5.55। कोई है क्या, ऑप्शन डी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो, जब भी डाइल्यूशन का बहु कैसे सर समझ में आ रहा है आपको, देखो वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का, डेंसिटी दे दिया, बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कितना, वॉल्यूम इसका चाहिए एसिड का जिसको रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर, मतलब कि डाइल्यूट हो रहा है कहां से, 1 लीटर सॉल्यूशन में ले जाने में, मतलब कि पहले वॉल्यूम समथिंग है, उस वॉल्यूम को कहां पे लेके चले गए हैं, वॉल्यूम लेके चले गए हैं 1 लीटर में। तो बोल रहा है डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, और जब भी डाइल्यूशन का क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला आपके सामने है M1V1 बराबर M2V2 कर देना है, उसके हेल्प से आपको नेट मोलरिटी वॉल्यूम का पता चल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, देखो छोटे लोग, पहले तो एक बात समझ लो, जो बोलने जा रहे हैं, एसिड को मिक्स करो या फिर बेस को मिक्स करो। क्या मैंने बोला, एसिड को मिक्स करो या बेस को मिक्स करो, तो वहां पे नेट मिक्सिंग वाले में जब भी एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो आपको मोलरिटी नेट कैसे निकालना है, आपको मैंने बताया था M1V1 प्लस M2V2 बाई में V नेट, ये होता है फंड। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन है AIPMT 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1m and 2.5 liter NaOH solution is mixed with another 0.5 m and a 3 liter NaOH solution. Then find out molarity.
देखिएगा अब इतना क्वेश्चन पे बेस्ड आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग भांटो फैक्टर को स्टार्ट करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, अगर मोलरिटी नेट पूछ रहा है, नेट मोलरिटी आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा, तो एम नेट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, जब भी एसिड एसिड या बेस बेस को मिक्स कर रहे हो तो मिक्सिंग का पहचान क्या है कि सेम केटायन हो। देखो केटायन Na मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में फंडा है M1V1 प्लस M2V2 बाय में V नेट। देख लो बाबू M1V1, M1 कितना है 2.5 इंटू कितना डाल देंगे 1, M2 कितना है जरा ध्यान से देखो 0.5 इंटू 3 बाय में V नेट कितना कर देंगे, टोटल वॉल्यूम डालना है तो 5.5 कर देंगे। वैसे ऑप्शन भी देख लो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन भी दिखा दूं आपको। ऑप्शन दिया हुआ है बाबू जरा ध्यान से, इसका ऑप्शन ए में है 0.8, बी में है 0.1, सी में है 0.73 और डी में है 0.5 है, ऐसा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है 0. क्या क्या है आप देखो। पहले तो एक बात बताओ, मोलरिटी कितना कितना है, मोलरिटी 2 है, M1 कितना है 1 है, M2 कितना है आपका 0.5, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। इसका एक शॉर्ट लॉजिक मैंने बताया था, मोलरिटी मिक्सचर का जो होगा वो मिनिमम से बड़ा 0.5 से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा यानी 1 से छोटा होगा। तो बताओ मिनिमम 0.5 से बड़ा चाहिए और 1 से छोटा चाहिए। तो आप देखो 0.5 से बड़ा में आ रहा है 0.73 भी आ रहा है और 0.8 भी आ रहा है। तो वैसी स्थिति में कैसे सोचोगे, तो वैसी स्थिति में जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो आप डिवाइड कर लेना, अगर ऐसा नहीं आ रहा है, अगर मिल जाए तो ऑप्शन तो आसानी से बना सकते हो, नहीं मिल रहा है तो सिंपल वे में डिवाइड करके। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जा रहा है कि 0.5 से बड़ा 1 से छोटा तो मार दो। यहाँ पे दो वैल्यू आ गया तो आप सीधा से डिवाइड करके निकाल लेना, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो ठीक है बाबू, अब हम लोग अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला टर्म है भांटो फैक्टर। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाबू 4 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इस तरह से होता है। तो पहले तो आप जान लो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सीपी की अगर बात करें तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी होता है जो, पहले बैठा लीजिए, डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सीपी की बात कर रहे हैं, सीपी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा सीपी होगा। पहले तो ये बैठा लो, नॉट डिपेंड ऑन मास and a size of solute particle। अब बाबू ये क्वालिटेटिव 4 तरह का होता है। पहला होता है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा होता है ऑस्मोटिक। बाबू यहाँ पे अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे मेनली बात करना है, तो हम आई की बात कर रहे हैं। आई का मतलब होता है भांटो फैक्टर। अब बाबू आई का हम लोग 3 केस देखते हैं। आई किसको कहते हैं, आई का सेंस होता है भांट हो फैक्टर होता है, जिसका 3 फॉर्मूला होता है। पहला होता है, देखो मेन है कि आपने क्या देखा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो बताओ सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर कैसा कैसा हो सकता है। सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर पहला हो सकता है कि मान लो कि वाटर में आपने सॉल्यूट डाला और वो डिसोसिएट कर जाए, तो पहला केस हो सकता है डिसोसिएटिंग। दूसरा केस होगा बाबू एसोसिएटिंग और तीसरा केस होगा नॉन डिसोसिएटिंग। अब जो ध्यान से छोटे ध्यान से देखना बाबू, पहला है डिसोसिएटिंग, दूसरा है नॉन डिसोसिएटिंग, तीसरा है आपका
एसोसिएटिंग। तो पहले देखो डिसोसिएटिंग में क्या होगा। डिसोसिएटिंग मान लो कि मैंने ऐसे लिखा है, जरा ध्यान से देखना, मैंने लिखा कि भाई A2 है, ये सॉल्यूशन में जाके 2A में चेंज हो गया। देखो पहले पार्टिकल देखो 1 है, अब देखो पार्टिकल 2 हो जा रहा है। जैसे मान लो मैंने NaCl लिखा है, ये पानी में डालते ही ये टूट गया है Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो देखो शुरू में पार्टिकल 1 है, अब पार्टिकल देखो एक सोडियम एक क्लोरीन यानी पार्टिकल 2 है। शुरू में पार्टिकल कितना है 1 है, पार्टिकल में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो डिसोसिएटिंग का केस होगा। डिसोसिएटिंग में पार्टिकल इंक्रीज करता है। देख लो सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा। देखो पहले सॉल्यूट कितना था, NaCl का क्रिस्टल 1 था, अब अंदर में जाके एक सोडियम एक क्लोरीन, N का वैल्यू 2 है, मतलब पार्टिकल 2 है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसी स्थिति में I का फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। याद रखिएगा डिसोसिएटिंग के लिए I का फॉर्मूला क्या लगाना है, भांटो फैक्टर को I कहते हैं, I का फॉर्मूला होगा 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। दूसरा बात डिसोसिएटिंग के लिए I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तीसरा बात कि अगर बाबू अल्फा 100% है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन में बोल दे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I का वैल्यू N के बराबर हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। अब चलिए एसोसिएशन, एसोसिएटिंग के केस में पार्टिकल डिक्रीज कर जाएगा। जैसे मान लो कि सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्टिकल डालो और 2 पार्टिकल मिलके एक हो जाए तो वो एसोसिएशन का केस हो जाता है। एसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला देखो कैसे याद रखोगे, 1 प्लस डिसोसिएशन को याद रखो और डिसोसिएशन के N को रिवर्स कर देना, रिवर्स कर दोगे तो ये होगा 1 बाई N माइनस 1 इंटू अल्फा। और याद रखिएगा एसोसिएशन के लिए I का वैल्यू लेस देन 1 होगा। पहले ये 2 फॉर्मूला बैठा लीजिए। पहला कि डिसोसिएशन के लिए I का फॉर्मूला 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। I डिसोसिएशन में यार सिंपल सी बात है, एक में कोई चीज जोड़ोगे तो वो तो वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। अब डिसोसिएशन का उल्टा है एसोसिएशन, तो I डिसोसिएशन में 1 से बड़ा है तो एसोसिएशन में 1 से छोटा होगा। बाबू इसमें वर्ड यूज करेगा, जैसे बोल देगा डाइमराइज, अगर डाइमराइज बोले तो इसका मतलब N का वैल्यू 2 है, मतलब 2 मॉलिक्यूल मिलके एक हो रहा है। ट्राइमराइज, ट्राइमराइज के लिए N का वैल्यू 3 होगा, ठीक है ना। टेट्रामराइज के लिए N का वैल्यू जो है 4 हो जाएगा। और नॉन डिसोसिएटिंग में पार्टिकल रिमेन सेम। अगर पार्टिकल रिमेन सेम तो I का वैल्यू 1 होगा। पहले तो आप ये बैठा लो, I ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है, डिसोसिएटिंग के लिए, लेस देन 1 किसके लिए होता है, एसोसिएटिंग के लिए, नॉन डिसोसिएटिंग के लिए कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब आइए इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बैठा लीजिएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। आप ऐसे बोल सकते हो, यहां पे लिख भी लो, Cp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। और I का नेचर हमने क्या क्या देखा बाबू, डिसोसिएटिंग के लिए 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, एसोसिएटिंग के लिए I 1 प्लस 1 बाई N माइनस 1 इंटू अल्फा, नॉन डिसोसिएटिंग के लिए I 1। याद रखिएगा डिसोसिएटिंग में I 1 से बड़ा होगा, एसोसिएटिंग में I 1 से छोटा होगा, नॉन डिसोसिएटिंग में I का वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, चलिए सुनते चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन है AIEEE 2011 का, AIEEE 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फाइंड अल्फा ऑफ AX BY इन टर्म्स ऑफ I, इन टर्म्स ऑफ I। और ऑप्शन ए में दे रहा है अल्फा बराबर I माइनस 1
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन। बी में अल्फा बराबर आई माइनस वन एक्स प्लस वाई प्लस वन। सी में अल्फा बराबर एक्स प्लस वाई माइनस वन आई माइनस वन। डी में अल्फा बराबर एक्स प्लस वाई प्लस वन आई माइनस वन। ये फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देख लीजिए, सुनिएगा जरा ध्यान से, अच्छा से बात को समझिए। बाबू भांट ऑफ अल्फा पूछ रहा है, एक काम करेगा, ax by का वैल्यू पूछ रहा है। बाबू जब तक एसोसिएशन ना कहे, जब तक डायमराइज ट्राइमराइज ना कहे, तब तक कुछ ना है, डिसोसिएशन ही ट्रेड करोगे। और डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है आई वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। छोटू देखो अल्फा निकालना है, ये अल्फा होता क्या है, अल्फा कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कहा जाता है, अल्फा कहा जाता है। हमें अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या लिख सकते हैं, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। एन का सेंस हो गया नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन हो गया। तो बताओ अल्फा क्या लिखोगे, आई माइनस वन। और एन, एन क्या लिखते हैं, एन नंबर ऑफ आयन को कहते हैं। अब जैसे कि आप बात को समझो, NaCl है तो NaCl में आपको पता है कि एगो Na और एक Cl है, Na प्लस Cl माइनस, तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर मान लो मैंने लिखा Na2SO4 तो आपको पता है 2 सोडियम का आयन होगा, एक सल्फेट आयन होगा, N का वैल्यू 3 हो जाएगा। मान लो मैंने लिखा Al2O3 तो आप बोलोगे 2 एल्युमिनियम है 3 ऑक्सीजन है, N का वैल्यू 5 होगा। वैसे ही अगर मैं लिखूं तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा AXBY तो अगर टोटल आयन कहेंगे तो एक, अरे यार यहां से समझो, पहले Al2O3 में देखो टोटल आयन कितना कह रहे हो, 2 एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन 5। उसी तरीके से यहां पे बोलेंगे टोटल आयन तो आप सिंपली बोलोगे कि एक X है दूसरा Y है, तो यहां पे करते थे 2 3 5 तो यहाँ X प्लस Y कर देंगे। टोटल आयन कितना होगा, A का X और B का Y, तो टोटल X प्लस Y। अरे यहां से देख लो ना, अगर मैं यहाँ पे टोटल आयन बोलूं तो क्या बोलूंगा, 2 एल्युमिनियम का 3 ऑक्सीजन का, टोटल आयन दोनों को जोड़ दोगे 2 3 5, तो उसी तरीके से x प्लस वाई n का वैल्यू हो जाएगा। n का सेंस क्या है, नंबर ऑफ आयन को n क्या है। अब बताओ अल्फा चाहिए हमें, i माइनस वन, n के जगह डाल दो x प्लस वाई माइनस वन। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, जो होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो अल्फा बराबर आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा जेईई मेन 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से पहले सारे टर्म को अच्छे से लिखते हुए चलना है। ध्यान से देखिएगा, अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है जेईई मेन 2016 का है। बहुत टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दे देंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट का भी आइडिया हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट MX2 at a certain temperature has a Van't factor to the degree of dissociation of the salt is देखो बाबू ये कह रहा है, ऑप्शन ए में है 0.5, बी में है 0.33, सी में है 0.67, डी में है 0.8। देखो बाबू पहले तो जो मैं बोल रहा हूं उस बात को समझो, आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट MX2 एट अ सर्टेन टेम्परेचर, भांट फैक्टर का वैल्यू 2 दे दिया है बाबू, तो बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले बताओ आई का फॉर्मूला क्या पड़ेगा,
1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। जो जो वैल्यू दिया वो लिख दो। आई कहते हैं भांटो फैक्टर को जिसका वैल्यू 2 दे दिया है। एन का वैल्यू बता दो mx2 है, तो बताओ ए को m और 2 को x, टोटल कितना हो जाएगा n, 2x का n, एक m का n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो बताओ आई का फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आई की जगह 2 बैठा दो, 1 का 1 प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। आपसे अल्फा निकालने को बोला, अल्फा को ही कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 2 माइनस 1, 3 में से गया 2 अल्फा, तो यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फिर से है, ये जेईई मेन 2019 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है K2HgI4 is 40% ionized in aqueous solution. The value of I is I का वैल्यू बोल रहा है। देखो यार क्या दिया है, 1.8, 2.2, 1.62। देखो ये क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है K2HgI4। देखो बाबू K2HgI4 इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है K2HgI4 के फॉर्म में। अब बाबू जरा ध्यान से देखो, यहां पे देखोगे तो पोटेशियम K2HgI4 किस फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये। तो देखो Hg, देखो इसको अगर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, इसको लिखोगे 2K प्लस, इसको तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे HgI4 पे 2 माइनस। यार n बताना है तो 2 पोटेशियम का आयन, और ये देखो ये स्पेयर, ये कोऑर्डिनेशन है, स्पेयर को अपने आप में एक आयन काउंट करते हैं। यहां अगर 2 रहेगा तो 2 आयन, 3 रहेगा तो 3, ऐसे मत काउंट कर देना मेरे भाई। 4 5 2 7 स्पेयर को एक आयन काउंट करते हैं, तो ये स्पेयर अपने आप में एक आयन है और यहाँ 2, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो I का फॉर्मूला बताओ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। 1 प्लस n के जगह बैठा दो 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, मतलब I का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब बताओ 1 प्लस 2 अल्फा मतलब I का वैल्यू कितना निकला, 1 प्लस 2 अल्फा। देखो कह रहा है 40% आयोनाइज्ड। पहले समझो आयोनाइज्ड कहते हैं अल्फा को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ही के लिए ही आयोनाइज्ड वर्ड यूज किया जाता है। तो अल्फा कह रहा है 40%। बाबू परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.4। तो I का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.4 मतलब हो जाएगा 1 प्लस 0.8 मतलब 1.8 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। तो इस तरह से भरना है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन इधर से भी देख लीजिए, नीट का भी साथ ही साथ देखते चलिए, क्वेश्चन पूरा सा आइडिया क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है नीट 2016 का पूछा हुआ है। एक बार मैं फिर से बोल दूं, ये K2HgI4 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनऑर्गेनिक में तो पढ़े होंगे, ये HgI4 कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर HgI4 पे 2 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ 2 पोटेशियम और HgI4 कितना हो गया, एक आयन। तो ये 2 और ये 1, 2 1 3, n का वैल्यू 3 हो गया। I का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, n के जगह 3 डाल दिए तो 1 प्लस 2 अल्फा। अब वो जरा ध्यान से देखो, अल्फा कह रहा है 40% है, देखो यहाँ पे कह रहा है 40% आयोनाइज्ड कह रहा है। 40% का मतलब हो गया परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0.4, वैल्यू डाल दिए तो आ गया 1.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में कह रहा है द I for a dilute aqueous solution, a dilute aqueous solution of the strong electrolyte, of the strong electrolyte barium hydroxide is, barium hydroxide is ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में 2, डी में 3। देखो वो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ध्यान से सुनना। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH का हॉल्ट ट्वाइस, इसको कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये क्वेश्चन में लगा दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी मैंने तुरंत आपको बताया है, 3 टर्म मैंने बताया था। I का फॉर्मूला 1 + n-1 × अल्फा, डिसोसिएशन के लिए लगाते हैं। दूसरा मैंने बताया था I का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और तीसरा मैंने बताया था I n के बराबर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो देखो बाबू वो क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए याद रखिए कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I का वैल्यू n के बराबर होता है। देखो बाबू n कैसे काउंट करेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड है और 1 बेरियम है, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो I का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते चलिएगा, क्वेश्चन है आपका AIPMT 2015, AIPMT 2015। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो I which of the following electrolyte has same value of I किसको बोले हैं, I मैंने बोला है भांटो फैक्टर को, that of Al2SO4 का होल थ्राइस, और बोल रहा है कि अल्फा 100% है। ऑप्शन ए में कह रहा है K2SO4, बी में कह रहा है K3FACN होल 6, सी में कह रहा है AlNO3 होल थ्राइस, डी में कह रहा है K4FECN होल 6। देखो यार क्या कह रहा है बाबू, 15 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ I दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। बोल रहा है कि किसमें Al2SO4 के होल थ्राइस के बराबर I का वैल्यू है। पहले तो निकाल लो Al2SO4 होल थ्राइस का वैल्यू कितना होगा। बाबू मैंने बोला भी है कि अगर अल्फा 100% बोल दे तो वैसी स्थिति में I का वैल्यू n के बराबर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे I n के बराबर होगा तो बताओ 3 सल्फेट 2 एल्युमिनियम, तो I का वैल्यू यहाँ 5, जिस ऑप्शन में 5 होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, n का वैल्यू 3 तो I का वैल्यू भी 3 हो जाएगा। बी में देखो 3 पोटेशियम, और मैंने बोला था स्पेयर को एक आयन काउंट करना था, 1 स्पेयर 3 पोटेशियम 4 हो जाएगा। सी में देखो 3 नाइट्रेट 1 एल्युमिनियम 4 हो जाएगा। डी में देखो 4 पोटेशियम 1 स्पेयर 5 हो जाएगा। कितना चाहिए था हमें, 5 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका बाबू AIPMT 2011 कह रहा है कि I फॉर कंपाउंड, I फॉर ए कंपाउंड, I का मतलब भांटो फैक्टर की बात की जा रही है, which undergoes क्या कह रहा है, which undergoes dissociation in one solvent
and association with other solvent. अब ऑप्शन ए में बोल रहा है लेस देन 1 एंड लेस देन 1, बी में कह रहा है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, सी में कह रहा है ग्रेटर देन 1 एंड बाबू कह रहा है ग्रेटर देन 1, डी में कह रहा है आपको लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये AIPMT 2011 का पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि आई फॉर अ कंपाउंड अंडरगोज डिसोसिएशन, मतलब बोल रहा है कि आई जो है एक कंपाउंड का डिसोसिएशन में जा रहा है और दूसरा कंपाउंड का एसोसिएशन में जा रहा है। छोटू देखो मैंने आपको 3 लिस्ट तो लिखवा ही दिया। आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है डिसोसिएशन के लिए, आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है एसोसिएशन के लिए, आई बराबर 1 होता है नॉन डिसोसिएशन के लिए। ये मैंने फंडा लिखवाया। अब बताओ बोल रहा है कि आई जो है एक सॉल्वेंट में डिसोसिएशन में जा रहा है और अगला सॉल्वेंट में एसोसिएशन में जा रहा है। अगर डिसोसिएशन में जा रहा है तो आई का वैल्यू क्या होगा, डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन के लिए लेस देन 1। मतलब हमें चाहिए ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। ऑप्शन कौन सा जाएगा, क्योंकि देखो पहला बोल रहा है पहले डिसोसिएशन में जा रहा है और दूसरा वाला एसोसिएशन में, तो पहला वाला के लिए ग्रेटर देन 1 चाहिए और दूसरे वाले के लिए लेस देन लेस देन कह रहा है, गलत है, उसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है बाबू, आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, फिर हम लोग अगले क्लास आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छा से पढ़ाई कीजिए।